उंगली हटाऊंगा स्टार्ट हो गया। पहले एक सेकंड तरफ पढ़ो करें इधर हो गया चालू। नज़दीक से लेना, ज़्यादा दूर से मत लेना, ठीक है। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। नेता नगरी, और इस नगरी में कौन नेता बेहतर काम कर रहा है कंपटीशन का वक्त नहीं है, लेकिन हम अलग अलग नेताओं से आपको रूबरू कराते रहते हैं। लेकिन एक नेता ऐसे हैं देहरादून में, अगर मलिन बस्ती की अगर हम बात करेंगे, जब मेयर का चुनाव हुआ उस वक्त उन्होंने माइक पर खुद कहा कि मलिन बस्तियों को हम उजड़ने नहीं देंगे, इनको कहीं ना कहीं हम सुविधा देंगे। मेरे साथ में है विनोद चौमोली जी, आप देख सकते हैं वो अपने टेबल पर बैठे हैं और अभी भ्रमण करके आए हैं कोविड सेंटर का और वैक्सीन सेंटर का। जो वैक्सीन सेंटर मैंने आपको दिखाया था, इनकी खबर भी दिखाई थी आपको, वो वैक्सीन सेंटर इन्होंने तैयार करवाया जो इतना बड़ा क्षेत्र में है। 3000 लोग वहाँ पर अपना एक टाइम में वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये मुद्दा अलग करते हैं। अभी पहले बात करते हैं कोविड की। सर से यही सवाल करेंगे, जो कोविड का माहौल है उसको कैसे संभाला गया है और क्या क्या अभी तक व्यवस्था की है, फिर इनके जो कार्यकाल है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप जानते हैं पेंडेमिक चल रहा है और जो अचानक से दूसरी लहर आई और एकदम से केसेस बढ़े, तो उसके साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ी। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने सभी जनप्रतिनिधि लग के उन चुनौतियों का सामना किया और आज परिस्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। लोगों को उपचार मिल रहा है और चिकित्सा सुविधाएं हमारी अप टू द मार्क हम कह सकते हैं कि स्तर पर आ गई हैं। तो उसी में हमारी विधानसभा के अंदर कई सारे अस्पताल हैं, जैसे आपका महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल है, वेलमेड हॉस्पिटल है, इस तरह छावनी परिषद का एक अस्पताल है, सरकारी में से छावनी परिषद का ही अस्पताल मेरे पास रहता है। तो बाकी का तो जैसे इंद्रेश है या आपका वेलमेड है, ये प्राइवेटली चल रहा है, उसमें भी लगातार हम लोग संपर्क में बने हुए हैं और वहाँ पर जो कोविड पेशेंट जाते हैं उनको कैसे एडमिट कराना है, कैसे उनकी चिंता की जानी है, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ तक कि पूरे शहर के लोग हमारे पास आते हैं, सबके लिए हम व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं जहाँ जहाँ संभव हो सकता है। लेकिन जो छावनी परिषद का कोविड सेंटर हमने बनाया, क्योंकि वो सामान्य अस्पताल के तौर पर हम उसको चलाते थे, इसको पेंडेमिक को देखते हुए हम लोगों ने फिर उसको एक कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप किया। 20 बेड का कोविड केयर सेंटर हमने बनाया उसमें, जिसमें से हमने लगभग 14 तो ऑक्सीजन बेड बनाए और 6 बेड हमने उसके बाद, क्योंकि ऑक्सीजन देने के बाद जब मरीज ठीक होता है फिर उसको रखना पड़ता है, तो 6 बेड उसके लिए किए। उसके बाद में 10 बेड बढ़ाने के लिए मैंने और पैसा दिया उसको, तो वो अभी फिलहाल 30 बेडेड हॉस्पिटल इसे हम लोगों ने उसको तैयार किया है। बीच में देखने में आया कि जैसे लाइट चली जाती थी तो फिर ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती थी, तो उसके लिए फिर जनरेटर भी वहाँ लगाया गया, एक एम्बुलेंस वहाँ दी गई। तो एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल वहाँ पर हम लोग चला रहे हैं और अभी उसको और अपग्रेड कर रहे हैं। अभी उसको और बेड बढ़ाने की बात हो रही है, साथ में आपके एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसको एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, और जो क्योंकि उसके माध्यम से लगभग 50-60 हज़ार की जो जनसंख्या आसपास की है, वो सारी की सारी उसके माध्यम से स्वास्थ्य लाभ ले सकती है। आज भी उस हॉस्पिटल का 140 ओपीडी है कम से कम, जो कम नहीं होता है। उसके साथ ही अभी मेवाले में हमारा एक पीएचसी है, वहाँ भी 30 बेडेड हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी उसकी भी स्वीकृतियाँ हम लोगों को मिल जाएंगी। साथ ही हमारे 2 छोटे अस्पताल थे, एक हेल्थ केयर सेंटर करके बाईपास पे खुला, एक अपना विभूति करके अस्पताल हमारा मेवाले में खुला है, उसको भी कोविड हेल्थ सेंटर का हमने मान्यता दिला के, अप्रूवल दिला के वहाँ पर भी हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग लोगों को राहत दे सकें और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं हम लोग। सर, पहले की अपेक्षा कोविड को लेकर इतनी सारी कॉल, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि डीएम, एसडीएम भरमार थी, लेकिन अब कितनी कॉल्स आपके पास आ रही है और कितनों का निवारण हो पा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का भी कहीं ना कहीं आपने इंतजाम किया है एक बहुत बड़ा। देखिए, अब मामले घटे हैं जी सर। शुरू में एकदम से मामले बढ़े थे जी, और बढ़ने के साथ साथ काफ़ी हद तक पैनिक भी बहुत ज़्यादा था। तो उसके कारण किसी को अगर थोड़ा भी कोई जुकाम आ रहा है या कोई बुखार के सिम्टम्स आ रहे हैं तो सीधे सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर की ओर भाग रहा था। जी जी सर।
कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दीजिए, मुझे एडमिट करा दीजिए। बिल्कुल सर। अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होती जा रही हैं। हमने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई है, जी जी। तो लोगों में जागरूकता भी आई है, इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन भी बढ़ा है। तो चौतरफा कोरोना पर हम लोगों ने एक अटैक किया है इस समय और उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो आज उस समय की तुलना में तो आज नगण्य हमारे पास कॉल्स आती हैं कि कोई बेड दिला दीजिए। बेड खाली पड़े हुए हैं आज की डेट में बहुत। अभी हम यहीं पर होके आए थे, कुल 4 पेशेंट, 14 बेड हमारे पास हैं, 4 पेशेंट कुल वहाँ पड़े थे। तो बेड अब इस समय खाली है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी हद तक ये नियंत्रण में भी आ गया है। कुछ ये जो कोविड कर्फ्यू हम लोगों ने लगाया है, इसका बहुत बड़ा असर हुआ है, क्योंकि उसके बाद कोविड स्प्रेड होना रुका है और केसेस घटे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार के चौतरफा प्रयास जो हुए हैं, ये उसका परिणाम है कि आज कोविड धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर का किस्से हैं आपके, वो मुझे बताइएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉल ऐसी जो इमोशनल करने वाली कॉल्स थी आपके पास में। देखिए, बहुत सारे मामले मेरे पास आए जिसमें लोगों ने कहा साहब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा दीजिए। हमारे कार्यकर्ता इस काम में लगे रहे, हमने कार्यकर्ताओं से बात की। हालांकि मैंने ये एहतियात बरती है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेना ये बिना किसी मेडिकल एड के, किसी चिकित्सीय परामर्श के बगैर ये उचित नहीं था। सही बात। कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई मेडिकल लाइन का आदमी होना चाहिए था, जो वहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम देता और उसके देखरेख में ये सब चलता। मेरा ये भी मानना, मैंने गवर्नमेंट में भी कहा कि एक सर्वे होना चाहिए कि जिन लोगों ने स्वयं के स्तर पर ऑक्सीजन ली है और बाद में जब उनके हालात बिगड़ गए तब वो अस्पतालों को ओर गए, तो उनकी पोजीशन क्रिटिकल होती गई, बाद में हमें संभालने में दिक्कत आई। तो ऐसे केसेस कितना परसेंटेज ऐसा था कि जिनकी डेथें हुई हैं या जो ज़्यादा क्रिटिकल हुए हैं, जिन्होंने घर पर ऑक्सीजन लिया। तो मैंने कहा इसका भी एक आंकड़ा निकालना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी मुझे लगता है कि ये भी शायद उचित नहीं रहा होगा कि हम बिना चिकित्सीय परामर्श के और बिना किसी मेडिकल स्टाफ के और हम घर पर ऑक्सीजन लेते रहे, तो उसके कारण भी हमको दिक्कतें हुई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। एक रिस्क फैक्टर है उसमें। तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित मैंने उस चीज़ को नहीं किया, लेकिन अगर कहीं से कोई बात आती थी तो उसको फिर हम लोग संभालते थे अपने हिसाब से, उसको एडमिट कराने की बात करते थे। हमने ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराए, कहीं आईसीयू में डाला। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रयास करके उन लोगों को मेडिकल एड पहुँचाई है, उसका हम लोगों ने काम किया है। ये कोविड की बात चल रही थी सर से, और भावुक भी है इस चीज़ से, क्योंकि बहुत लोगों की जान गई है इस कोविड की वजह से। लेकिन ये वो नेता हैं, फ़ोटो कम खिंचवाते हैं, हमें मना करते हैं कि वो कवरेज के लिए, कभी कभी हम ज़बरदस्ती करते हैं तभी कवरेज करने देते हैं। हमने आज इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं कि इनके जो काम काज हैं, जो कोविड का दौर जो चल रहा है, कहाँ कहाँ काम चल रहे हैं, क्योंकि सड़कों की हालात ख़राब है, लोग देखते हैं। लेकिन उन हालातों पर ही बात करेंगे, कितनी सड़कों पर अभी काम चल रहा है और जो कंप्लीट हुई है इनकी विधानसभा धर्मपुर में, उन पर भी बात करेंगे। सर, अभी नई सड़कों के बारे में बात करते हैं आपसे, क्योंकि आपका एक नाम है सड़कों को लेकर। नई सड़कों पर किन पर काम चलने वाला है और किन पर चल रहा है फिलहाल? देखिए, 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं मेरे यहाँ। जी सर। जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो जो रेस्ट कैंप से भंडारीबाग का फ्लाईओवर हमारा बनना है, आरओबी बनना है। जी जी। उस पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी तात्कालिक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कर दिया था। जी जी। उस पर काम अभी तक हो नहीं पाया था, क्योंकि यूटिलिटी शिफ्टिंग उसमें होनी है। जी। तो उसका भी कार्य हम मेरे ख्याल मुश्किल से 1 महीना होगा, उसके अंदर ही शुरू करने वाले हैं। जी। दूसरा जो बाईपास है हमारा, तो आप देख रहे हैं बरसों से बाईपास ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे। उसमें कुछ मामला न्यायालय में भी चल रहे थे, उसका भी निस्तारण हुआ और मुझे खुशी है कि आज उसकी टेंडर प्रक्रिया गतिमान है। 42 करोड़ रुपए का वो टेंडर हमारा है, जिसमें टेक्निकल बिड खुल चुकी है, अब फाइनेंशियल बिड खुलनी है। और 1-1.5 महीने के अंदर उसकी जो प्रक्रिया है, पूरे टेंडर प्रक्रिया है, उसको हम पूरा कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त लास्ट में या सितंबर में हम इस काम को प्रारंभ कर देंगे। ये 4 लेन रोड, बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड हम इसको बनाने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बरसात सर पर खड़ा है, इसलिए सिर्फ इसके लिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो उसके लिए फ़िलहाल हम लोगों ने वहाँ पर पैच रिपेयर का कार्य हम प्रारंभ किया है। जैसे फ्लाईओवर के साथ साथ दोनों तरफ से सड़कें जाती हैं, उसका काम आज निरीक्षण पे हम लोग थे भी। तो एक तो वो हमने किया है, साथ में वहाँ से लेकर आईएसबीटी से लेकर रिस्पना पुल तक जो बाईपास जा रहा है, इस पर भी ये रिपेयर का काम होगा, ताकि बरसातें हमारी ठीक ठाक निकल जाए और बरसातों के साथ इमीडिएट फिर हम उस पर बड़ा काम लगा सकें, उसको 4 लेन रोड हम बना सकें। उस पर हमारा काम चल रहा है। इस तरह आप लोगों ने देखा होगा, जब हम मोहबी वाले की तरफ जाते हैं तो सड़क के दोनों तरफ पटरी बन रही है, टाइल्स लग रही है, वहाँ नालों का भी निर्माण किया, क्योंकि बरसात में
पानी घरों में आ जाता था, जी। तो बड़ा नाला वहाँ पर बनाया गया है, जी। उसका भी काम लगभग पूरा हो रहा है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। ओके। इसी तरह से मोहल्लों के अंदर तमाम हमारे काम चल रहे हैं इस समय। कुछ काम मेरे अभी लगभग 20-22 करोड़ के काम इस समय सेंक्शन स्टेज पे हैं, ओके, अभी जो मतलब पास होने हैं। अभी पास होने हैं। तो जी। थोड़ा सा उसमें समय लग गया कोविड के कारण, जी जी जी। क्योंकि पूरी ताकत कोविड में लग रही है। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन जैसे वो क्लियर होता है वो भी हमारा जी। आगे काम होना है। इस तरह नालों के काम हमारे चल रहे हैं। जी जी। जैसे बामण वाले में हमारा बहुत बड़ा नाले का काम चल रहा है, जिसमें लोहिया नगर और ब्राह्मण वाला पूरा रोचीपुरा वो पूरा कवर हो रहा है। जी जी। इंदिरा गांधी मार्ग का हमारा नाला पूरा हो चुका है। ओके। तो बहुत सारे काम हम लोगों ने ड्रेनेज ये सिस्टम को लगभग लेकर कितने के। ये जो मोहल्लों के जो काम है सर, छोटे छोटे काम है, लगभग कितने करोड़ रुपए के समथिंग हुए हैं ये काम? देखिए, मेरा ये मानना है कम से कम 60-70 करोड़ के काम अभी तक तो कर चुके होंगे मोहल्लों 60-70 करोड़ के। अंदर के जो काम है। जैसे ओके। मैंने बताया कि 42 करोड़ का तो सीधा बाईपास का ही काम होने जा रहा है। सर इसी तरह से 40 करोड़ से ऊपर का हमारा ये आरओबी का काम है, और 450 करोड़ रुपया मेरा जो इस समय टेंडर प्रक्रिया चल रही है, एडीबी के माध्यम से सीवर लाइन का काम चलने वाला है। सड़क ओके और ड्रेनेज भी उसमें सम्मिलित है। पेयजल के काम है, 3 करोड़ का तो मेरा सेवला खुर्द में पेयजल का काम स्वीकृत हुआ, उसका काम शुरू होना है अच्छा। यहाँ। इसी तरह से एडीबी के माध्यम से 450 करोड़ के मेरे काम स्वीकृत हैं इस समय, जिन पर हम लोग काम लगाने जा रहे हैं। देरा खास और विद्या विहार का तो हमारा 98 करोड़ का टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। उस पर भी बरसात के बाद तुरंत हम काम लगा रहे हैं। बाकी आपका जो मथुरा वाला है, बंजारा वाला है और दौड़ वाला नौका करके वो मथुरा वाले का ही हिस्सा है, इस पर और हमारा भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तो कुल मिला के अगर पूरे पैसे का हिसाब लगाएंगे, मैं अभी बैठ के जोड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट इस समय उस पूरी विधानसभा में लग रहा है। और दिन पर दिन आप देख रहे हो, क्योंकि क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा है, नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, नए नए इलाके डेवलप हो रहे हैं, तो उतनी तेज़ी से हमको भी काम करना पड़ रहा है ताकि लोगों को समय से राहत मिल सके, लोगों को दिक्कत ना हो। जब आप इनके क्षेत्र में आए तो आप देख सकते हैं आरसीसी की सड़क से लेकर आपको सड़क के दोनों तरफ भी आपको बाउंड्री मिल जाएगी। और ये चेहरे ऐसा लगता है, जब आप इन्हें सुनेंगे ऐसा लग रहा है जैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इन्होंने कुछ सीखा है और सड़कें बिछाने का काम लगातार कर रहे हैं। मैंने खुद इनकी सड़कें देखी हैं आरसीसी की, और जो सड़क जो मेन सड़क है 4 लाइन की भी बात करें, जो बजट के बारे में सर बात कर रहे हैं। सर ख्वाब क्या है सर इस अपनी विधानसभा को, या उत्तराखंड में अगर आपको मंत्रालय मिल जाए, मान लो कि आपको एक मंत्रालय दिया जाए कि आप देखो आपको एक मंत्रालय दे रहे हैं, तो उत्तराखंड को क्या बनाना चाहेंगे आप ये अपनी विधानसभा में? क्या ख्वाब है सर आपका? क्योंकि काम तो आप कर ही रहे हैं ना सर। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मंत्रालय का प्रश्न है, वो मंत्रालय का प्रश्न तो समाप्त है जी सर, क्योंकि सारे मंत्री बन चुके हैं, समय बहुत कम है, अब अगला चुनाव होना है, उसके बाद ही जो होगा। जहाँ तक ख्वाबों का सवाल रहा, तो इस उत्तराखंड निर्माण में जी एक छोटी सी भूमिका मेरी भी रही, हाँ सर, और संघर्ष हम लोगों ने किया है। तो उसके निर्माण को लेकर ही बहुत सारे ख्वाब हैं ओके कि जब उत्तराखंड बनेगा तो हम उसको ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। बहुत सारे योजनाएं हैं जो मस्तिष्क में घूमती हैं। हम लोग प्रयास करते हैं समय समय पर सरकार से बात करने के, भाई ये काम करें, ये काम करें, लेकिन दूसरे से काम करवाना और स्वयं में करने में काफ़ी अंतर रहता है। आपने देखा होगा, मैं देहरादून में मुझे चेयरमैन के रूप में काम करने को मिला, हाँ सर, काफी तो हमने देहरादून को अपग्रेड करके नगर निगम बनाया। जी, उत्तर जी, प्रदेश के अंदर तो हम रहते थे, जी 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 तो पहले अकर नगर निगम होता हाँ था, राज्य का निर्माण हुआ तो हम अकेले निगम थे। जी जी उसके बाद लगातार जो भी काम आज पूरे देहरादून में आप देख रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी का काम हो, चाहे अमृत योजना से काम चल रहे हों, तो इसकी कहीं न कहीं बुनियाद हमने रखी है। आज उस पर देहरादून खड़ा हुआ है, जितने वर्षों से हम लगातार काम करते रहे। तो मात्र अपनी विधानसभा ने, विधानसभा तो एक कार्य क्षेत्र मुझे पार्टी ने दिया हुआ है, आपको इस क्षेत्र में एज ए विधायक काम करना। लेकिन पूरे उत्तराखंड के बारे में मेरा अपना एक सोच है, पूरे शहर के बारे में मेरा अपना एक ब्लूप्रिंट है जो मेरे मस्तिष्क में है, और उस पर हम लोग काम करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड आंदोलन को अगर आप नज़दीक से किसी ने समझना हो, जी जी, तो बेरोजगारी एक बड़ा फैक्टर रहा है। ओके और आज भी जिस तरह से उत्तराखंड में लोग असंतुष्ट पाए जाते हैं या सरकारों से बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं, जी जी, उसके 2 मूल कारण हैं। ओके पहला कारण तो रोजगार है, जी क्योंकि ये अपेक्षा थी कि राज्य बनेगा तो हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे के आप तो सब बड़ी उम्र के हो गए, लोग उम्र निकल के बेचारे बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आज तक रोजगार नहीं पा पाए हैं। तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आर्थिकी ठीक होगी जी और पलायन नहीं करना पड़ेगा। एक ही बड़ा फैक्टर था। जी जी, दूसरा, उत्तराखंड के जल जमीन
और जवानी कहते हैं हम लोग, जी 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 ये उत्तराखंड के उतने काम नहीं आ पाती है। जी तो आज भी जो पहाड़ों के पेयजल संकट हैं वो दूर होने चाहिए, बिल्कुल सर। स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर हमारा और उठना चाहिए, क्योंकि जब हम हमारे पहाड़ में ऐसा नहीं, बहुत शिक्षित हैं, अच्छा हाँ सर, हमारा बिल्कुल। परसेंटेज बहुत और अच्छा है, ईमानदार लोग भी हैं। ईमानदार भी है, लेकिन जब हम शहरों की तुलना में उन लोगों से करते हैं जी तो बाद में शहर के लोग बाजी मार जाते बिल्कुल, हैं, और पहाड़ का हमारा वो नौजवान वो बच्चा हमारा अच्छा रहेगा। वो जब कंपटीशन में आता है तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जी जी तो हमको उसका स्तर भी शहर के स्तर पर लाना पड़ेगा अगर उसको कंपटीशन में आगे निकालना है। जी जी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने योग्य हैं, बहुत सारे काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते आपकी इस 20-21 साल में कुछ नहीं हुआ हो रहे है, हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक उत्तराखंड पहुंच गया है। जी 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 लेकिन उसके बाद भी कुछ बुनियादी काम आज भी ऐसे हैं जो लोगों के जहन में हैं और लोग चाहते हैं कि वो हों, ताकि उत्तराखंड बनाने का जो उद्देश्य था हमारा वो पूर्ण हो सके। तो उस लाइन पर काम करने की आवश्यकता। और एक इसके मूल में जो एक और चीज़ मुझे कचोटती है कि जब हमारी सरकारें बनती है, हम सब लोग हैं उसमें से, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे सिर्फ सियासत हो रही है हाँ सर। और सियासत के लिए काम हो रहा है। वो जो भाव आम जनता के लिए होता है, वो अपनों के लिए होता है, उत्तराखंडियों के लिए होता है, उस भाव का कहीं ना कहीं वो भाव दिखता नहीं है हाँ सर। कामकाज में। जी जी तो वो भी एक कारण है लोगों में असंतोष का, क्योंकि एक सामान्य जो मानवी है उत्तराखंड का, उसको ये लगता ही नहीं कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे लिए हैं, सही बात है सर। ये मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरे लिए कर रहे बिल्कुल, हैं। ये अपनापन जो है, ये अपनापन सरकारों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा उन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। इसके कारण वो आज भी छटपटा रहे हैं। जी और यही कारण है कि बहुत जल्दी अपनी सरकारों के प्रति असंतोष आ जाता है, जी जी नेताओं के प्रति असंतोष आ जाता है, फिर सरकारें बदलती हैं, नेतृत्व तो बदलता है, सही बात या स्थिरता बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसके मूल में ये कुछ कारण हैं जी जी जिनका समाधान होना चाहिए। सच्चाई है सर ये। क्योंकि कोई भी राजनीतिज्ञ आता है और मंत्रालय में बैठते हैं, उनके ऊपर एक भार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाते जिस तरह उन्हें करना चाहिए सर। सर आपका जो ख्वाब था, जन्म भी आपका उत्तराखंड में ही हुआ, उत्तराखंड को लेकर जो एक ख्वाब था कि मेरे को ये बनना है, विधायक तो आप बन गए हैं, लेकिन एक बचपन का ख्वाब होता है, या उस राजनीति में जब आए थे कि मेरे को ये बनना और तब रिटायरमेंट ले लेना है मेरे को? देखिए, मेरे कोई ख्वाब कभी नहीं रहे, मैं आपको जी बता सर। रहा हूँ। मैं बहुत सामान्य परिवार का लड़का हूँ। पिताजी फौज में थे, पहाड़ के गांव में रहते थे, तो जब कुछ देखा ही नहीं था तो सपने भी बड़े कहाँ से होते। आदमी सपने भी उसी हिसाब से बना पाता है जी जिस हिसाब से उसका एक्सपोजर होता है, उसने देखा हुआ होता है। जी जी हम गाँव के सामान्य लोग थे, सामान्य संघर्ष करते रहे, पढ़ाई लिखाई करने आगे निकल गए। पिताजी हमारे सर्विस में रहे, आगे चल के हमको ले जाते, हमको पढ़ाते रहे। हाँ, ये ज़रूर था कि कोई काम अगर मुझे दिया जाए तो उस काम को हम शिद्दत के साथ करेंगे। बचपन से मेरी सोच रही है, जी जी ये मेरे कैरेक्टर का हिस्सा रहा है। जी। मैं जब छोटा था, जब तक पढ़ाई कर रहा था तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करता रहा। जी जी उसके बाद जब लड़ाई करता था तो फिर बहुत जमकर लड़ाई करता रहा, ठीक है जी ना। आज जब मुझे लोगों ने सभासद बनाया देहरादून में, जी तो मैंने जमकर काम किया। जी चेयरमैन बनाया, मैंने 2 साल के अंदर नगर निगम बना के अपना सीट छोड़ दी, जी लेकिन मैं उसको निगम बना गया। जी जी फिर मैं दोबारा मेयर बना। मैंने जो चीज़ें सोची थी शहर में कर डाली, चाहे उसमें समय लगा, जी मुझे संघर्ष अपने लोगों से भी करना पड़ा, लेकिन मैं उसको करके छोड़ा। जी जी मैं विधानसभा में आया हूँ, सबसे टिपिकल विधानसभा धर्मपुर की मानी जाती है। उस पर भी मैं अपने जितने भी मेरे पास संसाधन हैं, जो भी मुझे सहयोग सरकार से मिल पाता है, जी सर। मैं पूरा ईमानदारी के साथ 100% देने की कोशिश करता हूँ। और कल जो भी जिम्मेदारी, मुझे क्या जिम्मेदारी मिलेगी मेरा कोई ख्वाब नहीं है, लेकिन मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी ये तय है कि वो जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभेगी। ये मेरे कैरेक्टर का हिस्सा है। अच्छा सर, परिवार की बात करते हैं सर, क्योंकि बहुत कम होता है कि परिवार के बारे में बात नहीं की जाती है। परिवार क्या सोचता है आपको देखकर, आपसे मिलकर? क्या कहते हैं कि वापस गांव में आ जाओ या पहाड़ में आ जाओ, देहरादून दूर है? कुछ ऐसी बातें होती जब वापस कहीं भी जाते हो आप? नहीं, देखिए, गांव हम आज भी जाते हैं। गांव में हमने अपना मकान बना रखा है, हमारा आना जाना वहाँ बना हुआ है। जी जी अब क्योंकि मोस्टली परिवार नीचे है, जी जी तो यहीं सब बच्चे, पढ़ाई लिखाई सबकी यहीं है। लेकिन फिर भी मेरा व्यक्तिगत मन है, मैंने एक बार पार्टी के सामने भी विषय रखा था जी जी कि मेरा कार्यक्षेत्र पहाड़ बना दीजिए, क्योंकि देहरादून में मेरी कर्म भूमि है, मैंने बहुत काम किया है। जी लेकिन जिस मिट्टी ने मुझे पैदा किया है, जी जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं, उस मिट्टी में रहकर काम करने का अपना अलग आनंद है। तो मैंने एक बार आग्रह किया था पार्टी से, क्योंकि अब ये मेरा कार्य क्षेत्र है भाई, कुछ तो करना है, काम तो करना है।
अब क्योंकि हम सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सारा ताना बाना यहाँ है, जी जी अब इसको छोड़ छाड़ के कहीं अकेले बैठा तो नहीं जा सकता। नहीं बेटा। तो इसके लिए फिर ये था कि मेरा कार्यक्षेत्र ही अगर वहाँ बना दिया जाए तो मुझे मेरा मन भी पहाड़ में रहने का रहता है, जी जी वो भी हो जाता और मैं काम भी कर पाता वहाँ के लिए। लेकिन अभी पार्टी के ऊपर है, क्योंकि हम तो पार्टी के एसेट है, पार्टी हमें जिस तरह चाहे उपयोग करेगी। अच्छा, जैसे कि आप इतनी सारी योजना बता रहे थे नितिन गडकरी जी की तरह, बहुत सारी आपको याद भी है, करोड़ों का जो हिसाब किताब है, तो परिवार में कहीं ना कहीं ये होता है घर में कि आप हमें टाइम नहीं देते हैं, सब पूरा पब्लिक को टाइम देते रहते हैं आप, ये आज की दिक्कत है सर? देखिए, हम लोगों के साथ काम करते करते परिवार का भी फिर मन बन जाता है। जी जी और वो यूज टू हो जाते हैं। जी 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 तब वो विषय उतने रहे नहीं हमारे लिए, उस दौर से हम निकल गए, उम्र भी ज़्यादा हो गई, वो सब हो गया। अब तो परिवार वाले भी अपने में खुश हैं, हम अपने काम में खुश हैं, सब लोग संतुष्ट रहते चलो हैं। बढ़िया है, आप संतुष्ट रहे और खुश रहे और काम करते रहें। सर एक सवाल लेते हैं सर कि जब काम के लिए फाइलें जाती हैं, क्या आपके साथ भी दिक्कतें होती है अधिकारियों के साथ में कम्युनिकेशन करने में? क्योंकि बड़ा सवाल है, आप जनता को तो आप समझा नहीं सकते कि इसमें समय इसलिए लग गया है, उसके बारे में बताइए सर। नहीं, देखिए, मूलतः आज जितना भी आक्रोश सरकारें झेलती हैं, जी जी ये इस सिस्टम के कारण झेलती हैं। जी सर। कोई भी सरकार, हाँ सर। कोई भी सरकार, वो किसी की भी हो, कांग्रेस की भी रही हो, हमारी भी है, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि काम डिले हो या काम खराब हो। जी जी हर सरकार अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहती है, क्योंकि हर 5 साल बाद उसको चुनाव में जाना होता है, दोबारा वापसी करने का प्रयास करती है। जी जी लेकिन ये सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, जी जी कहीं ना कहीं इनके कारण सब सरकारों की पोजीशन खराब होती है। जी जी इसमें जो प्रक्रिया में समय लगता है, जो प्रायोरिटीज तय करने में जो समय लगता है, जी जी ये मूल कारण है जिसके कारण दिक्कतें आती हैं। वो हमारे साथ भी आती है। जी जी हम अपने हिसाब से परसू करते हैं, कुछ करा लेते होंगे, कुछ नहीं कर जी, पाते जी। होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सिस्टम को स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। जी जी हम कहेंगे तो ही होगा, ऐसा नहीं है। जी, अगर जी। कोई चीज़ प्रक्रिया में आ गई, जी कोई भी योजना है, कोई परियोजना पाइपलाइन में आ गई, तो उसको समय के साथ अपने आप ही होते जाना चाहिए और समय से पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सिस्टम की भी जवाबदेही होनी चाहिए। अभी सिस्टम क्यों बच जाता है, जो शासन प्रशासन लोग क्यों बच जाते हैं? क्योंकि आम जनता का टारगेट उसका जनप्रतिनिधि होता है, क्योंकि वो सीधे जनप्रतिनिधि संपर्क में होता है। वो हर काम के लिए जनप्रतिनिधि को ही दोष देते हैं सही बात है। कि साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और जनप्रतिनिधि में कमियां निकालते, क्योंकि उनको बदलने का भी अधिकार उनके पास है। अब जो एक बार आईएएस बन गया, जी जी वो रिटायर तो अपने टाइम से ही होगा। जी जी वो काम अच्छा करेगा या बुरा करेगा, वो तो बन गया, वो तो रिटायरमेंट तक उसी तरह से चलेगा। सही बात जनता उसका कुछ बिगाड़ पाती नहीं है, जी जी तो जनता का वो टारगेट भी नहीं होता है फिर। सही बात है सर। और वास्तविकता ये है कि खामियां वहीं होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल खामियां वहीं होती हैं। जी जी तो ये एक समस्या है, पूरे देश की समस्या, के लिए हमारी नहीं है, ये सभी जगह ये स्थितियाँ बनी ठीक है सर। और एक बहुत बड़ा सवाल है सर, आपका एक टाइम ले लिया हमने, कि जो माफिया हैं सर, ज़मीनों पर कब्जा करते हैं देहरादून के, आपके क्षेत्र में तो बहुत माफिया हैं, क्या इस पर भी आपकी सरकार या आपकी जो बैठक जब कभी भी होती है, क्या इस बारे में चर्चा होती है कभी भी कि वो मकान बना लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं, किसी भी ज़मीन पे वो मकान बना खड़े हो जाते हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, तो उनके लिए भी कुछ कानून हो सकता है कि सरकार में? देखिए, इसमें सब चीज़ों के कानून बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई कानून से बाहर है। जी जी हमारे पार्ट में जो जरूरी है, जी पहली बात तो ये है कि जनप्रतिनिधि ऐसे किसी भी व्यक्ति को संरक्षण न दे जो इस प्रकार के काम करता हो, इस प्रकार की गतिविधियों में लगा हुआ हो। जी पहला काम तो हमारा ये है कि हम स्वयं को संभालें और हम इसमें सम्मिलित ना हों, जी उन लोगों को प्रोत्साहित न करें, उन लोगों को साथ में न जोड़ें। जी सर। एक तो पहला काम ये हो। दूसरा, जब कोई ऐसा अपराध करता है तो पुलिस में सारे धाराएं हैं, सारे नियम कानून हैं। जब वो अपना काम कर रही हो तो फिर पुलिस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको अपना काम करने देना चाहिए, और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। शुक्रिया सर, इतनी सारी बातें बताने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये विनोद चौमोली जी हैं, धर्मपुर विधानसभा देहरादून से। इन्होंने जितनी सारी बातें बताई हैं वो अपनी विधानसभा नहीं, उत्तराखंड की भी कही है, अपने परिवार की भी बताई है। आपको ये इंटरव्यू इसलिए देखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या आप एक छोटे से नेता हो, कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता से आपको सीखने को मिलेगा जो जब माइक पे बोलते हैं तो सुनते हैं लोग, भीड़ लग जाती है जब इनको सुनते हैं। वो भी हम तस्वीर कभी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। सही हो गया ना सर? शुक्रिया आप